जैसे कि बहुत तरह के रिलेशनशिप के बारे में हमने बात की, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और कैजुअल डेटिंग है, Right. तो सब में एक चीज कॉमन है जो कि कमिटमेंट का एब्सेंस। Some are having not in a very good relationship or in a good relationship, इमोशनली भी अनस्टेबल हो रहे हैं। तो ये हमारी सोसाइटी और कल्चर पे मतलब कितना इम्पैक्ट आ रहा है इसका? ये जजमेंटल थोड़ा साउंड करेगा। आप स्ट्रेस रिलीज नहीं कर रहे हो, आप और स्ट्रेस ले रहे हो फॉर फ्यूचर। ब्यूटीफुल वैलेंटाइंस डे के लिए उनको क्या एक अपनी तरफ से एडवाइस? नमस्ते रवनिमा जी, नमस्ते शबी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपको टॉप विद सीट पे दोबारा देखकर। सेम है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आने का। तो आज हम कुछ मॉडर्नाइजेशन पे बात करते हैं। बिल्कुल। जैसे कि पुराने गानों में नए म्यूजिक डाल के रिमिक्स बना दिया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल रिलेशनशिप में भी मॉडर्नाइजेशन बहुत हो रहा है। बिल्कुल। जैसे कि एक बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड है सिचुएशनशिप, देन फ्रेंड्स विद बेनिफिट है, और वो डेटिंग वगैरह है। Right. तो कुछ क्लैरिटी हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या मतलब इसके लिए बताना चाहेंगी? एक्चुअली बहुत सारे वर्ड्स ट्रेंड में आ गए हैं और इन सब का कॉनोटेशन अलग अलग है। जैसे आप जब सिचुएशनशिप की बात करते हैं तो सिचुएशनशिप का मतलब कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ कोई कमिटमेंट नहीं है ना। देयर इज ओनली फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, ओके, सो यू ओनली गेटिंग फिजिकली इंटीमेट एंड देन नॉट कमिटिंग फॉर फ्यूचर। वैसे ही जैसे हमारे टाइम में ये एक टर्म था, वन नाइट स्टैंड, जो अभी तो खैर बहुत ज्यादा ही कॉमन हो गया है। वन नाइट स्टैंड, एक रात आप साथ में हैं फिर आप भूल गए एक दूसरे को। या फिर इवन दो अगर आप सोचे FWB, माय गॉड, मैं तो वंडर कर रही थी कि ये है क्या, FWB क्या होता है। तो FW इज फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। वो क्या बेनिफिट्स हैं, वो भी वैसे ही बेनिफिट्स हैं कि आप दिन के टाइम में यू आर लाइक टॉकिंग टू ईच अदर एंड बीइंग फ्रेंडली, but you have again physical relationships, you have sexual relationships, but उसको आप कोई लेबल नहीं देना चाह रहे हो। अगर अगर हम लोग ये सारी चीजों को देखें तो एक मुझे चीज जो दिखती है वो कहीं ना कहीं ऐसी दिख रही है, एक ट्रेंड जो है कॉमन इन सब में, कि हम लोग कमिटमेंट से दूर भाग रहे हैं बेसिकली। सो वी आर नॉट वांटिंग टू लेबल समवन एज इवन आ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। पहले के जमाने में होता था ना कि बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, मे बी हस्बैंड वाइफ ना हो, यहाँ तक हम लोग सुनते थे। बट आजकल लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलने से भी कतरा रहे हैं और सो मैरिज तो बहुत दूर की बात है। सो बेसिकली दिस इज अबाउट एक कन्वीनियंस का कनेक्शन है। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड टिल नाउ ऑफ व्हाट इज हैपनिंग प्रैक्टिकली इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो आपको मतलब क्या लगता है कि इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? देखिए, इसके एक्चुअली बहुत सारे कारण हैं, मल्टीपल रीजंस एक्चुअली। सबसे पहले तो अगर मैं सोचूं इसका सबसे पहला रीजन क्या है, लोग इतने बिजी होते जा रहे हैं। मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो बोलेगी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम एब्सोल्युटली करेक्ट था, मैं नहीं बोलती ये बात, ठीक है, कुछ चीजें अच्छी थी उसके बारे में, बट काफी सारे कॉन्स भी थे, काफी कुछ नेगेटिव भी था जॉइंट फैमिली सिस्टम में। यू वुड हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ पीपल, अब उसके बीच में बच्चे सफर कर रहे हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। हम लोग आजकल के पेरेंटिंग को बोल तो देते हैं कि ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों ऐसा हो रहा है। सो एक होता है ना कि जो पिछले जनरेशन ने किया उसके अगेंस्ट प्रेजेंट जनरेशन सोचता है हम लोग कुछ बेहतर करके दिखाएं। सब लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग अपने बाप को सिखा देंगे, ठीक है। तो एक तो वो भी है। दूसरी चीज ये है कि इंसान इतना बिजी है और अगेंस्ट चीटिंग या अगेंस्ट क्या बोलूं मैं, कमिटमेंट के, मैं फंसना नहीं चाहता यहाँ पे, ऐसा ना हो कि ये गलत हो जाए, वो वाली जो टेंडेंसी होती है ना। तो साइकोलॉजिकली हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग शायद फ्री हो जाएंगे अगर हम लोग ये लेबल किसी को देंगे ही नहीं, तो हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से चलेगी। इफ यू टॉक अबाउट वुमेन, एक लेडी हैं डॉक्टर उमा शंकर, उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग शी हैड विद मेनी वुमेन, ठीक है। तो वहां पर एक चीज बहुत उभर के बाहर आई थी। नाउ दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज डायरेक्टली कनेक्टेड और एज एन आंसर, बट ये है ना कि देयर वर मेनी वुमेन हु सेड दैट वी विल नॉट मैरी। मेनी वुमेन इन द लेट 20s एंड अर्ली 30s हु सेड वी आर नॉट गोइंग टू मैरी। क्यों? और इसमें थोड़ा सा तो सेंसिबिलिटी है एक्चुअली। आई एम नॉट सपोर्टिंग सिचुएशनशिप एंड those forms of multiple partners and things like that, but इसमें एक जो लॉजिक है वो ये है कि अगर आप देखें कि जो औरतें झेलती आई हैं फॉर सेंचुरीज, आप शादी करो
तब भी आप अपनी मर्जी से नहीं जी पा रहे हो। अगर आप उस शादी से बाहर निकलना चाहते हो, आप डिवोर्स लेना चाहते हो, पूरी दुनिया खड़ी है आपके खिलाफ, आपके अपने घर वाले शायद आपके खिलाफ खड़े हो। तो एक तो इसका फेमिनिस्ट एस्पेक्ट भी होगा, क्योंकि पहले तो हम लोग बोलते हैं ना कि आज के ज़माने में हो रहा है, लेकिन अगर आप हैरम के बारे में सोचें, जो इस्लाम में आप हज़ारों बीवियाँ रख लो, या यस हाँ, और जो लोग बात नहीं करना चाहते हैं, ड्यूरिंग मैं रामायण के बारे में और एपिक के आसपास बहुत सारी बुक्स पढ़ रही थी, आई गॉट टू नो कि एक वधू का कॉन्सेप्ट होता था कि राजा जो है जितनी पत्नियां रख रहे, 3 पत्नियां, राम जी की 3 माएँ थी ना, यस दशरथ जी की 3 वाइफ्स थी। सो ये जो कॉन्सेप्ट वधू का होता था, सो द किंग कुड स्लीप विथ हर। वो कितनी भी वधुएं रहती थी, अच्छा उसको वो हैरम में जैसा वाइफ नहीं बोल रहा है, लेकिन वो कितनी भी पत्नियां हैं या फिर कितनी भी मतलब वधुएं हैं, एंड ही कुड गो एंड जस्ट स्लीप विद देम एंड फॉरगेट अबाउट देम। ओके अगर आप ये देखें तो मर्द के लिए तो हमेशा से ही खुला था ये। अनफॉर्चुनेट एज इट इज कि औरतों को लग रहा है कि शायद कुछ औरतों को शायद ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ बराबरी कर लेंगे तो बराबरी हो जाएगी, विच इज रॉन्ग, विच आई फील इज कि ये ज्यादा कंफ्यूजन ही क्रिएट कर रहा है, रादर देन आई थिंक हम लोग को उन लोगों को रास्ते पर लाना है, रादर देन हम भी उसी रास्ते पर भटकते जाएं। देयर आर मेनी रीजंस, बहुत सारे हिस्टोरिकल मतलब जो कल्चरली चलते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब जो है ना, फोबिया, कमिटमेंट फोबिया, ये पास्ट के बहुत सारे ट्रेंड्स से चलते हुए आ रहे हैं। दैट इज व्हाट आई फील प्रेजेंटली। तो ऐसा आपको लगता है कि जैसे अगर मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे करेक्ट करिएगा, जैसे कि पुराने जमाने में शादियां हुई तो women आर मोर इनटू देयर फैमिलीज ओनली, एंड कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम लोग को हमेशा से पता है कि मेल सोसाइटी रही है डोमिनेटिंग, तो फीमेल टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स और स्पाउस। राइट। तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने कभी उस चीज के बारे में, फ्रीडम के बारे में सोचा ही नहीं। बट मीनवाइल डाउन द लाइन जैसे जैसे women आज की डेट में पढ़ाई कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, दे आर वर्किंग देयर ऑन जॉब्स एंड ऑल, तो क्या ये भी एक रीजन है उसका कि नाउ दे बोथ हैव द फ्रीडम्स, तो दे बोथ कैन कम इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशंस एंड ऐसा? नहीं, डेफिनेटली देखिए, अगर इसको ना ऐसा बोल दूं डेफिनेटली, फिर आगे कुछ ना बोलूं तो ये देखिए ऐसे साउंड करेगा, बट डेफिनेटली ये कारण है क्योंकि आज औरतें बाहर निकल आई हैं, ठीक है, सो दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ देम, दे आल्सो फील एंड दे शुड हैव द राइट टू चूज। मैं हमेशा से यही बात बोलूं, दे शुड हैव द राइट टू चूज द राइट पर्सन। Yes, I should add one line before that कि even I believe कि भाई फ्रीडम होनी चाहिए। बिल्कुल। और वो जो बराबरी वाली बात है, अब फिजिकली भगवान ने, ऊपर वाले ने जैसे भी बनाया है हमें, वो एक अलग मैटर है, हम फिजिकली नहीं शायद बराबर हो सकते, लेकिन मेंटल लेवल पे, बाकी चीजों के लेवल पे, एक एजुकेशनल लेवल पे हम बराबरी हो सकती है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे ठीक है, बट इन चीजों में जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनली चेंजेस आ रहे हैं, बॉन्डिंग में चेंजेस आ रहे हैं, तो मतलब इसकी क्या मेन वजह आपको क्या लगता नहीं नहीं, देखिए अगर आप शिव शक्ति की बात करेंगे, अल्टीमेट मैस्कुलिन एंड अल्टीमेट फेमिनिन, है? या ठीक है, उनमें बराबरी ही है, अलग है वो, बट दे आर इक्वल, है ना। अगर इफ मेन हैव दैट काइंड ऑफ, हम लोग बोलते हैं ना कि फिजिकली दे आर स्ट्रॉन्गर, बट बच्चे तो नहीं पैदा कर सकते, वैसे इतने भी साम नहीं, राइट राइट, तो औरतें ही बच्चे पैदा करती हैं, आज तक यही है रूल। सो दे ओनली प्रॉब्लम वाज कि तब तक पेट्रियार्की औरतों को कंट्रोल कर रहा था, राइट, है ना। और अब औरतें बाहर निकल आई हैं, एट द कॉस्ट ऑफ इवन देयर लाइफ एंड देयर वॉइस, एवरीथिंग, दे आर मूविंग आउट एंड दे आर आउट इन द सोसाइटी। तो इसलिए ये सब चीजें अब बाहर आ रही हैं ज्यादा। और इवन दो आई एम क्वाइट, मुझे नहीं लगता है कि ये आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, कमिटमेंट फोबिया ऑफ एनी सॉर्ट, बट आई डोंट थिंक कि इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम लोग औरतों को वापस अंदर डाल दें कि तुम वहीं रहो। हाँ बिल्कुल। सो यस, दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज डेफिनेटली। और औरतों के पास अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आया। आप देखिए ना, मुझे मतलब बहुत बार, बिकॉज आई हैव बीन एन एजुकेटर आल्सो, आई हैड दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन आई वाज टीचिंग इन क्लास 12th 5 साल पहले। वो बच्चा पूछता है कि औरतें एक तरफ तो बराबरी की बात करती हैं, फिर मेट्रो में उनकी सीट्स फिक्स रहती है, एक तरह वो फिक्स रहता है। तो मुझे उसको समझाना पड़ा कि द पेन दैट, अगर आप बाइबल के बारे में सोचें कि बाइबल में जब एडम और ईव को पनिशमेंट मिला था, तो पनिशमेंट ये मिला था कि जो मर्द है एडम को, ही विल हैव टू गो एंड फिजिकली डू थिंग्स, दैट इज हिज पेन, एंड द वुमन विल हैव टू फिजिकली बेयर द चाइल्ड एंड पीरियड्स एंड मेंस्ट्रुएशन, दैट इज हर पेन। तो एक तो सीट्स उसकी वजह से भी है, और दूसरा कि आप हमारे भारतीय जनता को देख लो, आप मर्दों को देख लो, आप कितने सेफ हो एक पब्लिक कन्वेंस में, बिल्कुल, हाँ है ना। तो ये फर्क है, ये फर्क तो हमेशा ही रहेगा। बिल्कुल। और
मुझे मतलब मैं अल्टीमेटली इसमें भी यही बोलूँगी, मुझे लगता है कि औरतों को हक मिलना चाहिए चूज़ करने का। बट ये यहाँ पर विज़डम की बात आ जाती है कि क्या आप वैलिडेशन के लिए चूज़ कर रहे हो कि अगर वो मस्ती कर रहा है तो मैं भी मस्ती करूँगी, वो ड्रिंक कर रहा है मैं भी ड्रिंक करूँगा, आई एम फ्री, या फिर आप अपनी तरफ लॉयल्टी देखकर चूज़ कर रहे हो? ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो हमने वजह पे तो बात की, मतलब आपको लगता है कि किस हद तक इस तरह के रिलेशनशिप्स जो आज के एरा में हैं वो सही हैं, या किसी सर्टेन एज ग्रुप में यू नो तो अभी तो टीनेजर्स में भी हम सुनते हैं कि वो बॉयफ्रेंड है, वो गर्लफ्रेंड है, फिर हम थोड़ा कॉलेज के बाद अब जॉब में है तो कहीं ना कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो हुँ। कितना सही है ये चीज या कितनी गलत है? देखिए, मैं कोई मॉरल पुलिसिंग यहाँ पे नहीं करूँगी कि सही है कि गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग ऐसे भी मिल जाएँगे आपको बोलने वाले कि ये कैरेक्टर खराब है इस लड़के का या लड़की का। मैं ऐसा नहीं बोलती, ये कैरेक्टर के बारे में है ही नहीं। ये आपके खुद से लॉयल्टी के बारे में है कि आप, आई थिंक रिलेशनशिप जो होता है ना, वो आपकी खुद की पर्सनैलिटी दिखाता है। आप कितना रिलेशनशिप में दे रहे हो, सीरियसली। और आप जितने ज़्यादा लोगों को दोगे, उतनी ही क्वालिटी कम होगी ना। आप 4 लोगों को मेंटेन करना चाहते हो, तो आपका इमोशनल अवेलेबिलिटी तो ऑब्वियसली कम हो रहा है ना। कम हो जाएगी। फिजिकल बैंडविड्थ, सब कुछ, मेंटल, एवरीथिंग इज गेटिंग सैक्रिफाइस्ड। राइट। तो इट्स नॉट अबाउट द कैरेक्टर एंड राइट एंड रॉन्ग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कामिंग डाउन, थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में आप आके समझिए कि आपको क्या चाहिए, एंड देन डिसाइडिंग अकॉर्डिंगली, बिकॉज इट इज टेकिंग अ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल टोल। हर लेवल पर आपसे ये कुछ ना कुछ डिमांड कर रहा है। ओके, जैसे कि समवेयर इफ वी विल सी इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं पीपल आर दोज हु आर इन्वॉल्व्ड बेसिकली फॉर देम, सम आर हैविंग नॉट इन अ वेरी गुड रिलेशनशिप और इन अ गुड रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटली दे आर इमोशनली भी अनस्टेबल हो रहे हैं, तो ये हमारी सोसाइटी और कल्चर पे मतलब कितना इम्पैक्ट आ रहा है इसका? मैं एक्चुअली कल्चर तक जाना नहीं चाहूँगी, पहले तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि आई हैव स्टडीड यहाँ, मतलब मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगी, टॉप का जो कॉलेज है दिल्ली का, वहाँ पढ़ी हूँ और मास्टर्स इन इंग्लिश किया था। ये बहुत पुरानी बात है, 2008 में करके निकली थी मैं, ठीक है? तो उस ज़माने में भी ये सब चीज़ें बहुत कॉमन थी एंड मुझे ही लोग बहन जी शायद समझ रहे होंगे या भाई जी समझ रहे होंगे, जो भी, क्योंकि मैं तो लेकिन मुझे उस समय भी यही लगता था कि इट इज़ अबाउट मेकिंग अ चॉइस फॉर योरसेल्फ। अगर आप इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल लेवल पर आप इसमें बात करें, आप कर्मा बिल्ड कर रहे हैं। राइट। यू आर बिल्डिंग अ कर्मा विद द अदर सोल, एंड स्पेशली हमारा कर्मा कहाँ होता है? कार्मिक बॉडी होती है हमारी। हाँ। हमारे कर्म के हिसाब से हमें उस तरह की बॉडी मिलती है बिल्कुल। कि आप आके उसको आप सर्व करें। तो अगर आप अपनी बॉडी से बाहर जाके किसी और की बॉडी के साथ आप कंसिस्टेंटली, और एक नहीं, बहुत लोगों के साथ अगर आप यू आर इंगेजिंग, आप उनके ट्रॉमा भी ले रहे हो, आप उनके जो पास्ट लाइफ्स के जो भी कर्मा है वो भी आप शेयर करने लग रहे हो, और जितने ज्यादा लोगों के साथ आप कर रहे हो, समथिंग वेरी फनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड वांट टू मेंशन इज दैट लोग बहुत आसानी से वाईफाई समझते हैं कि वाईफाई दिख नहीं रहा है, यस यस, है ना, लेकिन उनको एनर्जी नहीं समझ में आती। एनर्जी समझ में नहीं। एक इंसान जब मरता है, तो अगर जैसे जब भी, भगवान ना करे, जब भी मैं मरूंगी तो मेरी बॉडी तो यही रहेगी ना। भले ही अभी लोग अरुणिमा इसको बोल रहे हैं, इस बॉडी को बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं मरूंगी तो बॉडी यही रह जाएगी। क्या जाएगा इसके बाहर? एनर्जी। एनर्जी जाएगा। तो लोग यही समझ नहीं पा रहे हैं कि आप एनर्जेटिकली अपने आप को इंटैंगल कर रहे हो उस इंसान के साथ। आप क्या करने आए थे यहाँ पे, एंड वेयर आर यू एग्जैक्टली गोइंग? आप बस कंफ्यूज कर रहे हो। जितने ज्यादा लोगों के साथ आप, मुझे ये लगता है कि दिस इज व्हाट समथिंग पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इससे यही क्रिएट होता है कि आपका खुद का लाइफ पर्पस हिल जाता है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट, मुझे लगता है मेंटल वेवलेंथ की भी बात होती है। आप देखो, आप जाके डीयू में देखो, जेएनयू में देखो, जो टॉपर टाइप के लोग हैं, या मतलब मैंने देखा है लिटरली, मैं अपने शहर की, पटना की टॉपर होकर आई थी मैं, बट देन देयर वाज अ कल्चरल शॉक दैट आई अंडरवेंट व्हेन आई रियलाइज ऑल दीस थिंग्स आर हैपनिंग। आई एम श्योर पटना में भी आजकल ये सब हो ही रहा है, इट्स नॉट, ये हर जगह रैम्पेंट है। हर जगह। बट मुझे उस समय ये लगा कि हम लोग एजुकेशन को कुछ और समझते थे, एंड ये जजमेंटल थोड़ा साउंड करेगा, लेकिन अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए अगर आप ये तरीका निकालते हो कि कोई भी मिल जाए, आप स्ट्रेस रिलीज नहीं कर रहे हो, आप और स्ट्रेस ले रहे हो फॉर फ्यूचर। क्योंकि उस समय आपको लग रहा हो कि आप बॉडीली स्ट्रेस तो रिलीज कर रहे हो, व्हाट अबाउट योर माइंड?
है ना, वो माइंड तो कुछ ले रहा है ना, कुछ तो एनर्जी उसके ऊपर डाउनलोड हो रहा है या कुछ तो एनर्जी वो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। सो आई फील कि इसको बहुत डीपली समझने की जरूरत है बिफोर सेइंग कि ये बहुत ही मॉरल पुलिसिंग कर रहे हो आप, या जो भी आइदर ऑफ द वेज कैरेक्टरलेस है। हमारे संस्कार के बारे में ना ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि संस्कार जो लोग बात करते हैं ना, आप देखिएगा कि जितने ज्यादा लोग संस्कार की बात करते हैं वो लोग खुद ही संस्कार नहीं समझते हैं, क्योंकि आपने हाँ रिलीजन की बातें वो कर रहे हैं जो जिन्होंने रिलीजन का कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। एक बार मैंने एक रील बनाई थी, कुछ लाइन शुरू का मैंने बोला था, शांत शाश्वत प्रमेय मग्नम, ऐसे करके मैंने बोला था कुछ लाइन। तो मैंने बोला था कि कौन बता सकता है कि ये कौन से टेक्स्ट के, सुंदरकांड के शुरू के लाइन से। मतलब बहुत देर के बाद कुछ लोगों का कुछ मैसेज आया कि सुंदरकांड इज लाइक वेरी नॉर्मल, लेकिन बोलने के लिए तो जय श्री राम सब लोग बोलने के लिए रेडी हो जाते हैं ना। आपको पता है कि श्री राम कौन थे? बिल्कुल हाँ। तो ये वाली बात है कि इसमें मॉरल पुलिसिंग भी नहीं चाहिए, और इसमें ये भी नहीं सोचने की जरूरत है कि ये रिग्रेसिव थॉट है। आपको समझना पड़ेगा आप अपने आप को क्या दे रहे हो। कई केसेस ऐसे सुने भी हैं कि कि अभी शादी होने वाली है तो थोड़ा लिव इन में वो रह करके पहले उस चीज को देखते हैं, पार्टनर से एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, एंड देन दे डिसाइड। तो ये कितना सही रहेगा हमारी सोसाइटी के लिए अगर इट्स गोइंग टू बी लीगलाइज इन फ्यूचर, अगर ऐसा कभी होता है तो? इसमें ना मुझे 2-3 चीजें समझ में आ रही हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि मैं आई थिंक क्लास 6 में थी, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि किसी बंदे ने, किसी लड़के ने लिखा था कि मुझे लिव इन की या वन नाइट स्टैंड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप इतने सारे अरेंज मैरिजेस के प्रपोजल्स मेरे सामने ले आते हैं कि मैं उन लड़कियों से कुछ दिन बात करके फिजिकली कनेक्ट करके एंड देन आई लीव देम। ओह माय गॉड। तो ना यहाँ ये दिस इज वेरी पेट्रियार्कल एंड आई साउंड फेमिनिस्ट बिकॉज आई एम वन, क्योंकि लड़कियों के बारे को समझना पड़ेगा कि आपके हक में कुछ भी नहीं है, ना रिलीजन है आपके हक में, ना लोग हैं आपके हक में। तो ये वाली बात है यहाँ पर कि आपको समझना पड़ेगा कि लिव इन आपके लिए सच में वर्क कर रहा है इफ यू रियली हैव फेथ ऑन दैट पर्सन, बोथ ऑफ यू। ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां एकदम एंजल्स हैं, ऐसा भी नहीं है, आई एम श्योर वो भी केसेस हैं। तो आप ट्राई करके देखें, कोई बात नहीं। आप उसके बाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप साथ में रहते हैं ना तभी पता चलता है। सो आई डोंट थिंक दिस गोज बैड, बट आई थिंक उत्तराखंड में ना 2 साल पहले कुछ आया था रूल कि इसको भी आपको लीगलाइज करना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए अगर आप 20 के नीचे हैं, ऐसा कुछ। तो बहुत सारी लड़कियों का था कि ये अच्छा नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स ने भी, मेरे जो 10 साल पहले भी पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, अभी भी उनको जब ऐसा कंफ्यूजन होता है तो मुझे क्वेश्चन करते हैं, या मेरे मेंटीज। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा अजीब तो साउंड कर रहा है, क्योंकि अगर आप लिव इन में जा रहे हो आप अपने माँ बाप को क्यों ही बताओगे। सही बात। बट द फैक्ट बीइंग कि लिव इन फिर भी आसान है एज कम्पेयर टू मैरिज, क्योंकि मैरिज में आपको डिवोर्स लेना पड़ता है, शादी तो यूं हो जाती है, डिवोर्स आप सालों साल पड़े रहो। दूसरी बात कि अगर इसमें अब्यूज इन्वॉल्व है, हम लोग रिलेशनशिप तो बहुत शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित को ही समझते हैं, लेकिन अगर इसमें अब्यूज इन्वॉल्व है तो अगर आपका वो लीगलाइज्ड है, यू कैन स्टिल ट्रैक दैट पर्सन, है ना, कि आप फिर भी बोल सकते हो कि हाँ इसके साथ में रहती थी, या बहुत सारी चीजें होती है ना, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तो ऐसी ही है 50 लोगों के साथ। तो अगर आपका लीगलाइज्ड है तो मुझे लगता है कि लिव इन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इनफैक्ट देयर आर कल्चर्स इन इंडिया आल्सो, मतलब बहुत कंस्ट्रेंट के साथ ही उसके बारे में कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो फ्रीडम मिल जाएगा तो किसी भी तरह की फिर क्लेम कर सकते हैं, कुछ भी ब्लेम कर सकते। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कमिटमेंट पे होगा। जैसे कि बहुत तरह के रिलेशनशिप के बारे में हमने बात की, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और कैजुअल डेटिंग है, तो सब में एक चीज कॉमन है जो कि कमिटमेंट का एब्सेंस। तो वो मैं जानना चाहूंगी कि क्यों कमिटमेंट से लोग भाग रहे हैं। बेसिकली रिलेशनशिप्स जो होते हैं, खास करके जो पार्टनर आपका होता है, देखिए बाकी भी रिलेशनशिप्स हैं आपके लाइफ में, माँ बाप हैं, फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स हैं, एक रिलेशनशिप सबसे स्पेशल होता है जो हस्बैंड या वाइफ या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का होता है। वो आपके लिए एक पोजीशन, जैसे आपके लिए वो राजा या रानी है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है रिलेशन कि आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड होती है उससे। तो लोग कमिटमेंट फोबिक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि एक होता है ना कि फाइनल डिसीजन लेना है या बोर्ड एग्जाम देना है मुझे, तो यहाँ गलती नहीं कर सकते। तो वो जो प्रेशर है ना, लोग वो प्रेशर नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे जिंदगी नहीं चल सकती, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर ये भी लगता है ना कि जैसे हमारे कल्चर में ना, हम लोगों ने, जैसे हमारे जनरेशन में खास करके, अब मैं कॉन्वेंट में पढ़ी थी, तो क्या होता था कि कॉन्वेंट का मतलब ये होता था ना कि पेरेंट्स ये सोचते थे कि एक तो इंग्लिश अच्छा बोलने लग जाएगी, दूसरा लड़कों से दूर रहेगी। राइट, ये कल्चर गलत है। आप चाहते हो, मतलब मुझे याद है एक मेरी कजन ने एक बार बोला था, आई वॉज वेरी यंग,
उन्होंने बोला था कुछ ऐसा कि जिंदगी भर तो लड़कों से अलग रखा और फाइनली एक लड़के से ही शादी कर दिया जिसको मैं जानती ही नहीं, और आपने बेड भी गिफ्ट करके दिया है। आप सोचो कितनी सिंबॉलिक बात है ना कि हम लोग को पहले बोल रहे लड़कों से दूर रहो, राइट, फिर एक लड़के से ही शादी कर रहा वो भी नहीं कि जिसको मैं जानती हूँ। जानती हूँ। प्रॉब्लम ये होती है ना कि हमें कुछ पता ही नहीं होता है, मतलब ऑपोजिट जेंडर को हम लोग नहीं जानते हैं। लड़कों की तरफ प्रॉब्लम ये होता है कि उनको एक्साइटमेंट होता है क्योंकि कुछ लड़कियां इतनी आसानी से दोस्ती के लिए भी नहीं मिल रही हैं, हाँ हाँ, है ना। तो ये जो इतना प्रेशर बना के रखा है कि दोनों को अलग रखो, दोनों को अलग रखो, आई थिंक वी नीड टू थोड़ा काम डाउन, एग्जैक्टली, हाँ है ना। थोड़ा सा काम डाउन करेंगे ना तो एक दूसरे को जब जानेंगे लोग, हाँ तो लड़की भी आसानी से सही लड़के को पहचान पाएगी। अरेंज मैरिजेस में भी कितने सारे डिवोर्स हो रहे हैं, ज्यादा डिवोर्स उसी में हो रहे हैं। बिल्कुल, तो आप अगर उस लड़की को पता होता कि ये बंदा सही नहीं है तो नहीं करती शादी ना, तो फिर शादी भी नहीं होता, बच्चे भी नहीं, तो डिवोर्स भी बच जाता। तो मुझे लगता है कि ये जो कमिटमेंट फोबिया जो कहीं से आ रहा है कि हमें नहीं जाना है, तो वो आई थिंक अपने घर के लोगों को सफर करते हुए देख के लोग देख रहे हैं। फिर उनको लग रहा है कि खास करके औरतों का, तो मैंने सुना है लिटरली अपने स्टूडेंट्स को, अपनी मेंटीज को, कि मैं नहीं शादी करना चाहती है। मैंने कहा ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि 95% बंदे नहीं ठीक हो लेकिन 5% हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम ये ना कि हमारी कंडीशनिंग ही नहीं है कि हम लोग उतने दूर जाकर देख सकें कि यू नो वेदर दैट पर्सन इज राइट और नॉट फॉर मी, बातचीत हो सके। बहुत कुछ करने की जरूरत है इसमें, यू नो वी टीच आवर ओन चिल्ड्रन, वी काइंड ऑफ, ये जो अपकमिंग जनरेशन है उनको सिखाएं कि बात करना पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बात करके पहले एक दूसरे को समझो, उसके बाद किसी और लेवल पर जाना। तो मुझे लगता है कि यू नो इनसिक्योरिटी की वजह से लोग कर रहे हैं, इसको हटाने के काफी तरीके हो सकते हैं। यूजुअली लोग शादी से पहले वो कोर्टशिप पीरियड वो देते हैं ना टाइम, तो जैसे कि जितना हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है और अपने आसपास के लोगों को भी हम देखते हैं, इधर इट्स बीन अरेंज मैरिज और लव मैरिज, कहीं ना कहीं वो उस शादी के भी कई साल के बाद भी मतलब प्रॉब्लम्स आती ही हैं। तो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दैट आइडियल थिंग कि वो शादी से पहले पार्टनर्स को एक दूसरे में ऐसी क्या चीज देखनी चाहिए और कैसे देखनी चाहिए कि वो लगे कि हाँ डाउन द लाइन चीजें थिंग्स विल बी स्मूथ और सब कुछ ठीक चलेगा। आपको मतलब क्या लगता है, क्या होना चाहिए? मुझे ये लगता है ना, सबसे पहले तो बात ये है कि थोड़ा धरती पर सबको लाना जरूरी है। वन ऑफ माई कजन्स, वेरी यंग कजन, शी मेट समवन जिनसे अरेंज मैरिज की बात हुई। वो सेकंड डे ही बंदा बोल रहा है आई लव यू, है ना। तो हमें भी तो दिखाया गया ना कि शाहरुख खान तो सेकंड डे ही बोल देता है, फिर उनका हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा तो धरती पर लाना जरूरी है लोगों को कि ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है कि भाई रियलिटी क्या है, ये रोमांटिक वर्ल्ड से बाहर निकलो। दूसरी चीज ये, अभी कुछ दिन पहले देयर वाज अ गर्ल हु केम फॉर टैरो रीडिंग, ठीक है, कि वो बात नहीं कर रहा है मेरे से, बिजी है, बिजी ऐसे तो पहले नहीं था। टैरो रीडिंग करके पता चला कि इज वेरी कमिटेड टू हर। फिर मुझे समझाना पड़ा कि देखो, अगर टैरो के हिसाब से देखा जाए वो लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है, तुम्हारे तरफ लॉयल है, प्यार बहुत करता है, बट वो लड़का है। तो ये हम लोग एक दूसरे को, वही वाली बात है कि जेंडर को जानते ही नहीं है। एक गाना था हमारे टाइम में कि मैंने तो मांगा था सहेली जैसा सैया, मिल गया पहेली जैसा सैया। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। हम लोग सोचते हैं कि ऐसे रहेगा एंड हैप्पीली, नहीं होता है। हनीमून फेज जाता है और अनफॉर्चुनेटली लोग जो जिसको बोलते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी को मेन समझते हैं, वो बहुत दिन नहीं चलता। इसलिए इमोशनल इंटीमेसी, एक दूसरे को आप कितना जानते हो, राइट, कितना एक दूसरे के साथ खड़े होने के तैयार, आपके इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं। ऐसा तो नहीं, जैसे कितनी सारी शादियां इतने प्रॉब्लम में इसलिए चल रही हैं क्योंकि हस्बैंड्स स्टैंड लेते ही नहीं है। माँ जो बोल रही है वही काम कर रहा है, तो आपने तो अपनी बीवी के लिए वो भी तो छोड़ कर आई अपना घर। ये वाली चीजें होती हैं कि आइडियल तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब बहन और भाई भी साथ में रहते हैं वो भी झगड़े करते हैं। दूसरी चीज ये भी होती है कि अगर आपको 6 महीने कोर्टशिप मिला है तो यू विल बी एट योर बेस्ट बिहेवियर। ऐसी एक अलग प्रॉब्लम। एकदम लड़के हैं कि भाई मैं तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हूँ, और लड़कों का हो जाता है कि मैं तो एकदम आई भी देयर, मैं मजनू और रोमियो के बाद मैं ही हूँ। लेकिन जब जिस दिन शादी होगी दोनों अपना पिंजरे में बंद गए, उसके बाद अपनी असलियत बात। मुझे लगता है कि आपको पहले ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए बात करने में, रोमांटिसाइज नहीं करने में, असली बात करो भाई, रियली। हाँ, एंड सी इफ देयर इज अ स्पार्क। मुझे लगता है कि 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक स्पार्क होना चाहिए। मुझे लगता है कि हस्बैंड और वाइफ की, अगर इस रिलेशनशिप में आप स्पार्क नहीं खोजोगे, अगर आपको अट्रैक्शन ही नहीं दूसरे, तो फिर आप क्या जिंदगी चलाओगे। दूसरी कि आप एक दूसरे को लेवल तक, कितने लेवल तक जानना चाहते हो, क्योंकि मैक्सिमम आप ही देखो ना, पिछले जनरेशन तक, हमारे जनरेशन में भी कितने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को जानते ही नहीं है। बिल्कुल। मैंने किसी पुरानी फ्रेंड के हस्बैंड को बोला कि ये तो बहुत अच्छा डांस करती है,
एंड ही इज टेलिंग मी बैक कि ये डांस करती है, 10-12 साल हो गए शादी बताओ, तो पता ही नहीं है। और तीसरा, इंटेंशन मैटर करता है कि आप कितना करना चाहते हो अपने तरफ से। आई थिंक दीज 3 आर द आइडियल थिंग्स दैट कैन वर्क इन अ कनेक्शन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे एक मैरिज काइंड ऑफ रिलेशनशिप को तो हम जानते ही हैं, बट जो अदर रिलेशनशिप है उनकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है या कितनी जरूरी है इस तरह की भी रिलेशनशिप्स लाइफ में? नहीं, बाकी रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट। आई थिंक मैरिज जो होती है या फिर आपके जो मतलब कमिटमेंट टू बी विद ईच अदर फॉरएवर, ये आपका रिफ्लेक्शन होता है ना? कि अगर आप पहले कम बोलते थे या आपको लोग सुना के आसानी से चले जाते थे, या आपको अपनी शादी में पहली बार पता चलेगा कि मैं ऐसी हूँ। बहुत चीजें जो आपने इग्नोर की थी ना अपने बारे में, वो आपको शादी में पता चलती हैं। बट बाकी रिलेशनशिप्स का भी बहुत बड़ा ओहदा है। जैसे फ्रेंड्स जो होते हैं आपके, और ये भी डिफाइन करते जाना चाहती हूँ कि क्या होता है रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप वो होता है ना कि जो आपको दुख से भी बाहर निकाल सके। आप उनके साथ आधे घंटे स्पेंड करो, आप स्ट्रेस फ्री फील करो, जजमेंट ना फील करो। ऐसी अगर फ्रेंड है कि बोल रही कि तू, तेरे को ये करना चाहिए था, या फिर तू तो ऐसी है, दे आर नॉट फ्रेंड्स। वो आपको दुख से बाहर निकाल सके, ऐसे होते हैं फ्रेंड्स। माँ बाप वो होते हैं जो आपको सही सीख दें और आपके साथ खड़े हों जब आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्पाइट द एज गैप। भाई बहन वो होते हैं कि भले ही आपको अकेले में बुद्धू बनाएंगे, लेकिन दुनिया के सामने आपके साथ खड़े रहते हैं। और एज अ सिंगल पेरेंट मुझे लगता है बच्चों का तो बहुत बड़ा रोल होता है एक मदर के लाइफ में, क्योंकि बच्चे डिफाइन करते हैं, आपको बताते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई भी बुक लिख पाती है, कभी भी स्टेज पर कभी भी बोल पाती। ठीक है, थी मैं अपने जमाने में लीडर या जो भी, शादी के बाद सब कुछ गुम हो गया। बच्चे पैदा हुए ना, उनको बड़ा करते करते, एंड बिकॉज व्हेन आई फाइनली टुक दिस स्टेप कि नहीं, मुझे अपने हिसाब से जिंदगी जीनी है, मैं ऐसे अब्यूजिव कनेक्शन में नहीं जी सकती, मुझे अपने बच्चों को सिक्योरिटी देनी है। बच्चों ने डिफाइन किया। लोग बोलते कैसे 2 बच्चों को संभाला, मैंने कहा कि बच्चों ने मुझे संभाला है। करेक्ट। तो ये वाली चीज है कि बच्चे आपको बताते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो इसीलिए हर रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस ये सब बोलने वाली बात है, पुरानी 1980s की फिल्म की बात है कि दोनों लड़का लड़की निकल गए अकेले रह सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिक्योर्ड रिलेशनशिप लाइफ में कितना जरूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सिक्योरिटी तो मिल जाएगी, बट फिर वो बाउंडेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कमिटमेंट सब कुछ आएगा जो हम ऑब्वियसली उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कितना जरूरी है नहीं। तो वो सिक्योर्ड रिलेशनशिप होना कितना जरूरी है कंपेरेटिव टू अदर रिलेशनशिप्स जिसमें सिक्योरिटी नहीं होती? राइट। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें साइड कर देनी चाहिए। सबसे पहले सबसे अच्छा रिलेशनशिप आपका खुद से होना चाहिए, और यही डेवलप कर, मैक्सिमम लोग डेवलप ही नहीं कर पाता है ना। लेकिन ये सबसे पहले आपको डेवलप करना पड़ेगा, तभी जैसे बोलते हैं ना कि ड्रीम साइकोलॉजी जब मैं पढ़ रही थी, तो ड्रीम में आप जितने लोगों को देखते हो ना, वो सब आप ही होते हो। वो आपका एक, इफ यू आर वाचिंग योर फादर, सो देयर इज दिस फादरली एनर्जी इनसाइड यू। या एक होता है ना कि आपको कोई बहुत क्रिटिसाइज करने वाला इंसान है आपके घर में, वो आपका इनर क्रिटिक बन के आता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको अपनी हीलिंग करके एक लेवल पर पहुंचना पड़ेगा जहां आपका रिलेशन खुद से अच्छा हो। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो लोग क्या बोलते हैं, जो आपके वैल्यू सिस्टम्स के हिसाब से, जो आपके वाइब्रेशनल लेवल पर आते हैं, उन लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अकेले तो वो गौतम बुद्धि हो गए जो कि जा सकते हैं। सो मैम, आज का लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि just we're the next month to February, which is very very loving Valentine's month. Valentine month. Right. तो हमारे जो आज के यंगस्टर्स हैं या जो भी लोग किसी लव रिलेशनशिप में हैं, तो आप इस ब्यूटीफुल वैलेंटाइंस डे के लिए उनको क्या मतलब एक अपनी तरफ से एडवाइस या सजेशन देना चाहेंगी कि उन्हें अपना रिलेशनशिप कैसे आगे कैरी करना चाहिए? आई थिंक मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि इवन बिफोर यू मेक अ रिलेशनशिप वर्क, आपको अपने साथ क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है। एक लिस्ट बनाइए, मुझे ऐसा 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 चाहिए। देन यू चेक ये क्या चीज़ें आपके अंदर हैं। दिस इज समथिंग कॉमन दैट आई हैव रेड अक्रॉस रिलेशनशिप बुक्स रिलेटेड टू लव, या जो भी आप जिसको बोलते हैं, कि आप पहले जो दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो क्या आपके अंदर है, आप पहले उसको वर्कआउट करिए बिफोर वर्किंग आउट द रोमांटिक वर्ल्ड। वर्क आउट योर वर्ल्ड, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है कल को क्या होने वाला है, एंड द ओनली पर्सन दैट्स गोइंग टू बी देयर विथ यू टिल द लास्ट ब्रेथ इज यू।
तो इसीलिए रोमांस में जाने के पहले माय वैलेंटाइन्स मैसेज विल बी कि प्लीज हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योरसेल्फ बिफोर यू कमिट टू समवन एल्स और बिफोर यू गो ऑन कैजुअल डेटिंग और सिचुएशनशिप विद समवन एल्स। ओके, थैंक यू सो मच अरुणिमा जी थैंक यू फॉर सो मच। दिस, और आई होप कि हमारे व्यूवर्स ये सुन करके उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। आई एम श्योर। थैंक यू, थैंक